सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं ऋतु संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला बेसिकली जो हमारा सीरीज चल रहा था वॉरेन बफेट के लेटर का, उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है 1980 के लेटर का पार्ट 11। ठीक है, तो ये जो 11 पार्ट होने वाला है, ये जो हमारा 1980 के लेटर का जो समरी था उसका आखिरी पार्ट होने वाला है। देन इसके बाद हम 1981 चालू करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपने इसके पहले हमारा कोई भी वीडियो नहीं देखा है या फिर आपने इस सीरीज़ का हमारा कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। पूरे सीरीज़ के प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर आए बटन में, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो चलते हैं सबसे पहले पीपीटी की तरफ। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1980 पार्ट 11 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो अभी चालू करते पीपीटी। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा लेसन नंबर 31। सो ये जो लेसन नंबर 31 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं अवर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डजंट रिमूव अस फ्रॉम द हॉस्टाइल प्राइसिंग एनवायरनमेंट नाउ एनवेलपिंग द एंटायर प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इट जस्ट गिव्स अस मोर स्टिंग पावर एंड मोर ऑप्शंस। सो यहाँ पे बेसिकली वॉरेन बफेट जी मीन्स उन्होंने लेसन नंबर 30 में कुछ बताया था कि हम कुछ चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमें जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, हमारी जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी हुई है उससे हमें हॉस्टाइल प्राइसिंग एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। सो बेसिकली अभी इसको अच्छे से जानने के लिए, बेसिकली कैसे काम करता है उसको जानने के लिए, और यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल, यहाँ पे बेसिकली हम एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल देने वाले। हम यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके बारे में बताने वाले और बेसिकली आपको कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मीन्स किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, दो कंपनी के ऑप्शन रहते हैं, तो आपको बेसिकली कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मीन्स आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो बेसिकली आपको उन दोनों में से किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो अब ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। सो प्लीज़ ये वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ ये वाला लेसन आप पूरा देखना, पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, सो अभी चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो जो लेसन नंबर 31 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो हमारी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसके पास जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, यानी जो उसकी फाइनेंशियल ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। सो वह कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है यानी फाइनेंशियल पावर है हमारे पास, यानी जो फाइनेंशियल ताकत है, इतना पैसा है हमारे पास, उसका इस्तेमाल हम जो हॉस्टाइल प्राइसिंग सिचुएशन होता है उसमें नहीं कर सकते। ये हमें उस सिचुएशन से बचा नहीं सकती। हॉस्टाइल प्राइसिंग सिचुएशन क्या होता है? हॉस्टाइल प्राइसिंग सिचुएशन यानी बेसिकली ऐसी सिचुएशन जब जितने भी कंपटीटर हैं सब मिल के एक साथ प्राइसेस कम कर रहे होते हैं। तब हमें भी प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। ऐसी सिचुएशन जब पूरी जो इंडस्ट्री है उसका जो प्राइसेस है, यानी जो भी चीज़ आप बेचते हो उसका प्राइसेस कम हो रहा होता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है यानी हर एक चीज़ का प्राइस कम हो जाता है, हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका प्राइस कम हो जाता है। अगर नहीं होता तो बेसिकली हमें कम करना ही पड़ता है। अगर कम नहीं करेंगे तो हमारा कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा। वे कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है जैसे हॉस्टाइल प्राइसिंग सिचुएशन, ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कभी भी सिचुएशन आती है, जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो उससे में बचा नहीं पाती। वो बस करती इतना है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तब हमें ज़्यादा टाइम तक टिकने में मदद करेगी। यानी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आप जो भी चीज़ बेच रहे हो उसको आपको लॉस पे बेचना पड़ता है। यानी जैसे अगर हम बात करेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था, यानी जब जियो आया उसके बाद सब जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एयरटेल फिर वोडाफोन आइडिया, सबको अपने प्लान के प्राइसेस कम करने पड़ गए, जिसकी वजह से वो लोग लॉस में रिचार्ज कर रहे थे। यानी उनके जितने प्लान थे सब लॉस में चल रहे थे। यानी अगर 100 रुपये का रिचार्ज करवाया तो बेसिकली कंपनी का लॉस होगा, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला था। वे कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तब जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उससे हम इस सिचुएशन से बच तो नहीं पाते, लेकिन होता है इतना है कि हम उस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक टिक पाते। यानी अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो हम ज़्यादा लॉसेस को झेल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो उससे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और साथ ही साथ हम ज़्यादा टाइम तक ऐसी सिचुएशन में टिक पाते हैं। ठीक है, अभी इससे वॉरेन बफेट का मतलब क्या है? वॉरेन बफेट यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं हमसे? वो कहना चाहते हैं कि आप कभी भी, आप कोई भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कोई भी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करते हो और आपके सामने दो ऑप्शन आता है, एक ऐसी कंपनी जिसका ग्रोथ अच्छा खासा है और एक ऐसी कंपनी बेसिकली जिसका जो फाइनेंशियल पावर है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो अच्छा खासा है लेकिन उसका ग्रोथ थोड़ा कम है, यानी 1-2% के हिसाब से वो पहले वाली कंपनी से कम है। आपको हमेशा दूसरी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे, जो एयरटेल था उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा था, और अगर हम वहीं पे अगर वोडाफोन और आइडिया की बात करेंगे, जो वोडाफोन अलग कंपनी थी तभी और आइडिया अलग कंपनी थी। जब उन्होंने अपने प्लान के प्राइसेस कम किए बेसिकली उनके पास पैसा ही नहीं था। एयरटेल के पास थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन जो वोडाफोन आइडिया था उनके पास पैसा था ही नहीं। वो लोग इतने सारे लॉसेस को संभाल ही नहीं पा रहे थे
जिसकी वजह से दोनों कंपनी को मर्ज होना पड़ा, दोनों कंपनी को एक साथ आना पड़ा और फिर वोडाफोन आइडिया दोनों एक साथ आए। लेकिन फिर भी अभी उनको नुकसान हो रहा है, अभी हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से पैसा निकालेंगे। ठीक है, सो इसीलिए वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि जब आपके सामने कोई भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं, यानी एक है एयरटेल, एक है वोडाफोन आइडिया, यानी तभी आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी उसके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, अच्छे खासे एसेट होने चाहिए और ये सब चीज़ें, यानी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी वो कहीं से भी लोन उठा सकती है अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, यानी उसको पैसे रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसी प्रॉब्लम हमें येस बैंक में देखने मिली थी। येस बैंक के पास हाँ भाई बहुत ज़्यादा बैड लोन चले गए थे, लेकिन फिर भी सिचुएशन अच्छी खासी हो सकती थी अगर उसको पैसा मिल जा रहा था, लेकिन उसको पैसा कहीं से मिला ही नहीं, फिर उसको खुद का FPO लॉन्च करना पड़ा, तब जाके थोड़ा पैसा मिला। ठीक है, सो हम इसी चीज़ की बात करते हैं। तो एक साथ वोडाफोन आइडिया है और एक साइड एयरटेल है, सो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? वॉरेन बफेट जी के हिसाब से आपको एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एयरटेल की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन वोडाफोन के कंपैरिजन में एयरटेल की स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, सो आपको दो ऑप्शन रहेंगे, सो आपको एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा था, मैं ये चीज़ यहाँ पे सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए बता रहा था, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट बताने के लिए कर रहा था, आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा था। ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, सो आपको बेसिकली हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आज से आने वाले 1 साल 2 साल बाद क्या होने वाला है। वापिस से क्या पता कोरोना वायरस जैसा हो गया और आपकी कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा है, आपकी कंपनी के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास कैश फ्लो मीन्स उसके पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है, जो ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए पैसा नहीं बचा है। सो बेसिकली आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए आपको हमेशा हमेशा मैं वापस कहता हूँ, हमेशा आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको मीन्स समझ गया रहेगा हमारे एग्जांपल से कि मीन्स आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, सो आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो ये था लेसन 31, अब चलते लेसन 32 की तरफ। ठीक है, सो मैं आशा करता हूँ आपको लेसन 31 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन 32 की तरफ। सो ये जो लेसन 32 है उसमें वॉरेन बफेट कहते हैं, वे कहते हैं, वी हैव रिटन इन पास्ट रिपोर्ट्स अबाउट डिसअपॉइंटमेंट्स दैट यूजुअली रिजल्ट from the purchase and operation of turnaround businesses. Our conclusion is that, with few exceptions, when a management with a reputation of brilliance tackles a business with a reputation of poor fundamental economics, it is the reputation of the business that remains intact. सो ये जो लेसन है उसमें वॉरेन बफेट जी बेसिकली टर्न अराउंड बिजनेसेस की बात करते हैं और वे कहते हैं कि मीन्स हमने पहले ही बताया और अभी भी बताते हैं कि आपको टर्न अराउंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे बिजनेस भी होते हैं जो लोगों को लगते हैं कि टर्न अराउंड है लेकिन असल में टर्न अराउंड नहीं होते। सो ठीक है, सो मीन्स आपको ऐसे बिजनेस पहचाना सीखना है कि कौन से बिजनेस टर्न अराउंड है और कौन से बिजनेसेस टर्न अराउंड नहीं है। सो बेसिकली आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम इसके ऊपर वीडियो बना सकते। ठीक है, सो अभी मीन्स अभी फिलहाल तो ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, मीन्स टर्न अराउंड के बारे में जानने के लिए, और वॉरेन बफेट जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, मीन्स वे मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहते हैं और साथ ही साथ बेसिकली बिजनेस के बारे में कुछ कहते हैं। और वे कहते हैं कि मीन्स अगर अच्छी मैनेजमेंट एक बेकार बिजनेस में जाती है तो बेसिकली जो बेकार बिजनेस है वो अपनी जो रेपुटेशन है उसको इंटैक्ट करता है, यानी बेसिकली उसकी जो रेपुटेशन है वो बनी रहती है बिजनेस की, यानी मीन्स यहाँ पे टर्न अराउंड की बात करते हैं। और यहाँ पे मीन्स एक कोट देना चाहूँगा मैं चार्ली मंगर जी का, कि मीन्स जब आपके सामने शेयर मार्केट में अच्छी कंपनी आए सो आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको बेकार कंपनियों को अच्छे बनने का वेट नहीं करना चाहिए। मीन्स जब आपके सामने अच्छी कंपनी है सो आपको बेसिकली टर्न अराउंड में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो मीन्स अभी इसकी रीजनिंग जानने के लिए, इसके बारे में कुछ एग्जांपल जानने के लिए, हाँ बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन 32 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि हमने पहले भी बहुत बार मेंशन किया है, हमने जितने भी लेटर है हमारे उसमें कई बार बोला है हमने कि आपको जो टर्न अराउंड होता है उससे दूर रहना चाहिए। सो टर्न अराउंड क्या होता है? टर्न अराउंड यानी बेसिकली ऐसी कंपनियां जो बेसिकली से डूब जाती है, मीन्स बेसिकली उनका जो प्रॉफिट है वो कम होते जाता है, उनका रेवेन्यू कम होते जाता है, उनके लॉसेस होते रहते हैं। सो उनकी शेयर प्राइस बेसिकली ऐसे नीचे जाती रहती है और फिर कहीं पर लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी टर्न अराउंड होगी। टर्न अराउंड यानी लॉसेस से वापस प्रॉफिट में आएगी और इसका शेयर प्राइस वापस ऊपर जाने लग जाएगा, यानी शेयर प्राइस नीचे आ रहा था वापस से भी अचानक से ऊपर जाने लग गया, तो तभी उनको बहुत प्रॉफिट होगा। सो ऐसी सिचुएशन को हम टर्न अराउंड बोलते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको सबको टर्न अराउंड का मतलब पता रहेगा, लेकिन फिर भी आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, सो इससे मैंने आपको बता दिया कि टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि हमने पहले भी बहुत बार बोला है और वापस से मैं आपसे एक और बार कहता हूँ कि आपको हमेशा टर्न अराउंड से दूर रहना चाहिए, आपको टर्न अराउंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब एक अच्छा मैनेजमेंट यानी अच्छे CEO, अच्छा चेयरमैन, अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब एक अच्छा मैनेजमेंट एक बेकार कंपनी से जो टर्न अराउंड होने वाली रहती है, यानी जिस कंपनी को लॉसेस हो रहे होते हैं वो दोनों एक साथ मिलते हैं, यानी जब एक अच्छा मैनेजमेंट एक बेकार कंपनी में जाता है सो
मेनली यानी मोस्टली 99% ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो कंपनी है वो अपने हालात को मेंटेन करती है। जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को चेंज नहीं कर पाता, कंपनी के हालात को चेंज नहीं कर पाता, कंपनी बेकार की बेकार ही रहती है। लेकिन बेसिकली जो इन्वेस्टर लोग हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये सोच के कि भाई अच्छा मैनेजमेंट आया तो अभी प्रॉफिट होगा, हमें ऊपर जाएगी, कंपनी ऊपर जाएगी, शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि 99% ऑफ टाइम जब ऐसा होता है कि जब एक अच्छा मैनेजमेंट एक बेकार कंपनी में जाता है तो बेसिकली जो कंपनी है वो बेकार की बेकार ही रहती है। क्योंकि मैनेजमेंट के पास क्योंकि भाई मैनेजमेंट जादूगर तो है नहीं, वो बेकार कंपनी को अच्छा नहीं बना सकती। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको टर्न अराउंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब तक आपको एक अच्छे से आपने पूरी रिसर्च ना की होगी, आप 100% श्योर नहीं होगे, आपके पास 100% गारंटी नहीं रहेगी, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए टर्न अराउंड में। लेकिन अगर आपको मुझे लगता है कि भाई जो कंपनी है, जो लोग बोल रहे हैं कि ये टर्न अराउंड है, लेकिन आपको लगता है कि टर्न अराउंड है ही नहीं, बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि जो कंपनी में प्रॉब्लम आई है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी और कुछ सालों में कंपनी वापस से अपने नॉर्मल प्रॉफिट पे वापस आ जाएगी। सो तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी टर्न अराउंड है और कौन सी कंपनी टर्न अराउंड नहीं हो सकती। ठीक है, सो अगर आपको जानना है कि टर्न अराउंड कौन सी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी नहीं हो सकती, सो भी आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि आपको टर्न अराउंड को कैसे पहचानना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम ऐसा वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। ठीक है, सो ये था हमारा लेसन नंबर 32। अब चलते लेसन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 32 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 33 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 33 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं द वैल्यू ऑफ दिस रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी डिटरमाइंड बाय द स्किल विथ विच दे आर पुट टू यूज बाय द मैनेजमेंट। यानी जो रिटेन्ड अर्निंग्स की जो रियल वैल्यू है वो उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। सो इसलिए आपको मैनेजमेंट में बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो मीन्स इसमें अभी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मीन्स अगर आपको एक्सप्रेशन चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन 33 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है यानी ऐसी अर्निंग्स जो कंपनी अपने पास रखती है। यानी समझिए मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी ने 100 रुपये कमाया, सो उसने 100 रुपये में से 20 रुपया डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया और बाकी का 80 रुपया अपने पास रखा। सो ये जो 80 रुपये हो गया उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी ऐसा पैसा जो कंपनी ने खुद से कमाया और अपने मालिक को नहीं दिया, अपने खुद के पास रखा, खुद के यूज़ के लिए या फिर खुद के एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, सो ऐसी अर्निंग्स को हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसकी जो रियल वैल्यू हमें कैसे पता चलती है। जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसके यूज़ से हमें उसकी रियल वैल्यू पता चलती है। जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको बेसिकली जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो अगर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है हमें। अगर जो रिटेन्ड अर्निंग्स को अच्छे से इस्तेमाल किया रहेगा तो हमें बेसिकली कंपनी के ROI जितना है, हमें 30% का भी रिटर्न मिल सकता है, 25% का मिल सकता है, 20% का भी रिटर्न मिल सकता है हमें। सो ये सब मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ROI को कैसे इस्तेमाल करता है। अगर मैनेजमेंट ने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जहाँ पे लॉसेस नहीं होने वाले रहेंगे, सो बेसिकली जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसमें बेसिकली आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसकी समझ है मीन्स कंपनी ने 80 रुपये अपने पास रखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 100 रुपये कमाया, 20 रुपये डिविडेंड में दिया, 80 रुपये अपने पास रखा। सो ये जो 80 रुपये अगर उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया कंपनी ने, सो बेसिकली उसकी जो वैल्यू है वो 80 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। अगले साल अगर समझ जाए कंपनी ने उसके ऊपर 10% का रिटर्न कमाया है, सो अगले साल वो 80 रुपया 88 रुपया बन जाएगा। देन अगले साल वापस से और 10% कमाया, तो ऐसे करते करते मीन्स आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसका वैल्यू बढ़ते रहता है और इससे मीन्स हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से जो कंपनी है उसका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि मीन्स अगर आपको एक अच्छा स्टॉक चाहिए, आपको मीन्स ऐसा स्टॉक चाहिए जो मीन्स इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सके या फिर वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके, सो आपको बेसिकली उसकी जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट उसकी की फैक्टर होता है। अगर उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी खासी नहीं है, तो बेसिकली आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो इन्वेस्टमेंट है यानी ऐसा पैसा जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन कंपनी ने आपको दिया नहीं, वो कंपनी ने खुद के पास रखा, सो आप अपना पैसा कंपनी को दे रहे हो, तो वो पैसा बेसिकली वेस्ट होगा और आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ डिविडेंड की उम्मीद करते रहना चाहिए। सिर्फ जितना पैसा आपको मिलेगा वो सिर्फ डिविडेंड का ही होगा, आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। सो इसलिए वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आप कभी भी कोई भी कंपनी खरीदते हो सो आपको उसका मैनेजमेंट में खूब ध्यान देना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी वैसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और उस कंपनी को अच्छे लोग चलाने वाले होने चाहिए, यानी अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, तब जाके आपका जो स्टॉक है वो भी अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको प्राइस का भी ध्यान रखना चाहिए, आपको स्टॉक को ज़्यादा महंगे प्राइस पर नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 33। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला, थोड़ा ज्ञान मिला, आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं।